हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। प्रयोगशाला परिचारक की निःशुल्क ऑनलाइन बैच में फिजिक्स की क्लास में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। भौतिकी के आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम गति की शुरुआत करने वाले हैं, मोशन की शुरुआत करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, गति के प्रकार के बारे में। तो देखिए, गति के तो बहुत सारे प्रकार हैं। स्थानांतरीय गति है, घूर्णन गति है, आवर्ती गति है, वृत्तीय गति है, प्रक्षेप्य गति है। तो अलग अलग जो आपकी गति के बहुत सारे प्रकार हैं, उन सभी को हम इस श्रृंखला के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो एक क्लास में तो पूरा गति को हम नहीं पढ़ सकते, तो आज की क्लास में मैं गति के जितने भी प्रकार हैं उनको डिटेल से एक चार्ट के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ गति के दो प्रमुख प्रकार जो हैं उनको भी हम डिटेल से आज अध्ययन करेंगे, शुरुआत करेंगे। स्थानांतरीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन, और घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन, इनको भी हम पढ़ने वाले हैं। जो छात्र पहली बार ये क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, प्रयोगशाला परिचारक की निःशुल्क ऑनलाइन बैच एकेडमी के द्वारा रन की जा रही है। जिससे जुड़ने के लिए स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर अपना नाम और प्रयोगशाला लिख करके हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। वहां पर आपको इस बैच से जुड़ने के लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस बैच में क्लासेस के लिंक के साथ साथ सभी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप चाहें तो इस बैच से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक व्हाट्सअप करना है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गति के प्रकार को। ठीक है, तो ये एक चार्ट आपके सामने जो है दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूं। इसी चार्ट के माध्यम से हम गति के प्रकार को डिटेल से जो है वो आपका समझने वाले हैं। ठीक है, अब जहां पे मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं गति, तो प्रकार को समझने से पहले इस वर्ड को ही समझ लीजिए, गति या फिर क्या आपका मोशन। ठीक है, ये गति या मोशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, कोई भी वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो साधारण भाषा में उसको गति कहते हैं। ठीक है, वो गति सीधी रेखा में हो सकती है, वृत्तीय गति हो सकती है, घूर्णन गति हो सकती है, प्रक्षेप्य गति हो सकती है। मतलब इधर इधर इस प्रकार से, ऐसे किसी भी प्रकार से वस्तु जो है वो आपका गति कर सकता है। तो इसकी सबसे सही परिभाषा ये होती है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, गति या मोशन कहलाता है। ठीक है, कि कोई भी वस्तु पहले जो है आपका यहाँ पर थी, उसके बाद आपका यहाँ पे चली गई, या यहाँ पे चली गई, या यहाँ पे चली गई, भले वो जिस पाथ को फॉलो करके गई हो, लेकिन समय के साथ यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तब उसको हम परिभाषित करते हैं गति के रूप में, या इसी को क्या कहा जाता है, मोशन कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा तो आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, सीधे मुद्दे पर हम आते हैं और बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, गति के प्रकार के बारे में। पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं, फिर आपको इंग्लिश में भी बता दूंगा। जिन जिन लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए इंग्लिश में नाम जानना जरूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बाइलिंगुअल क्लास रखने का। समझाने का जो मेरा तरीका रहेगा बेटा वो हिंदी का ही रहेगा, क्योंकि मैं प्योर हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ छात्र हूँ और मैं हिंदी माध्यम में ही बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, लेकिन चूंकि साइंस सब्जेक्ट है तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स, टर्मिनोलॉजी होते हैं उसको इंग्लिश में बताना जरूरी होता है। तो वो टर्म्स मैं सारे आपको इंग्लिश में बताते हुए चलता हूँ हर क्लास में। लेकिन आप बोलोगे कि सर एक्सप्लेन भी इंग्लिश में कीजिए, तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हुए चलूँ। ठीक है, इस बात को समझिएगा आप। अब देखिए, गति के प्रकार तीन प्रकार से होते हैं। ठीक, सबसे पहले गति को तीन भागों में जो है वो आपका बांटा जाता है। कौन कौन सा? पहला है घूर्णन गति। पहले हम शुरुआत करते हैं साधारण गति से, स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति। दूसरा घूर्णन गति। तीसरा आवर्ती गति। स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, आवर्ती गति। स्थानांतरीय जो गति होती है इसको इंग्लिश में रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन कहा जाता है। रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन। घूर्णन गति को रोटेटरी मोशन कहा जाता है। घूर्णन गति को क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। और आवर्ती गति को
पेरियोडिक मोशन कहा जाता है। पेरियोडिक मोशन, क्लियर है? लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेटरी मोशन और पेरियोडिक मोशन, ठीक है। स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति और आवर्ती गति, ठीक है। अब हम आज के क्लास में इन दोनों को बेसिकली देखने वाले हैं, स्थानांतरीय गति को और आपका घूर्णन गति को, ठीक। अब मैंने घूर्णन गति के फिर से दो प्रकार यहां पे बनाए हैं। एक्चुअल में अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ देर में घूर्णन गति को, तो जब भी कोई पिंड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई वस्तु जब रोटेटरी मोशन करता है, जब घूर्णन गति करता है, तो उसमें दो प्रकार के आघूर्ण काम करते हैं, दो प्रकार के बोल सकते हो टॉर्क या मोमेंट काम करते हैं। तो वो दो प्रकार के आघूर्ण क्या हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? एक है जड़त्व आघूर्ण और एक है बल आघूर्ण। पहले मैं बल आघूर्ण को लिख देता हूं, जिस क्रम में पढ़ाऊंगा उसी प्रकार से लिखते हुए चलता हूं। एक कौन सा आघूर्ण याद रखना है? बल आघूर्ण। और एक याद रखना है आपको जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। जब भी कोई पिंड, पिंड मतलब कोई भी वस्तु, जब भी कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो उस पर दो प्रकार के आघूर्ण कार्य करते हैं, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन करता है तो उसमें दो प्रकार के मोमेंट जो है वर्क करते हैं। एक को कहा जाता है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मोमेंट ऑफ फोर्स। और जो जड़त्व आघूर्ण होता है उसको क्या कहा जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेटरी मोशन करता है, दो प्रकार के उसमें मोमेंट जो है वो कार्य करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ फोर्स को बेटा टॉर्क भी कहा जाता है, साधारण भाषा में इसको टॉर्क भी कहते हैं, किसको? बल आघूर्ण को, ठीक है। तो जब भी कोई पिंड घूर्णन गति करता है उस पर दो प्रकार के आघूर्ण काम करेंगे, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। बल आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स और जड़त्व आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको हम डिटेल से आज की क्लास में समझने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में मैंने जो आपका मोशन का प्रकार बताया है वो है आपका पेरियोडिक मोशन, या इसको कहते हैं आवर्ती गति। तो आवर्ती गति जो है वो आपका तीन प्रकार की होती है और ये तीनों प्रकार अपने को पढ़ना है। कौन कौन से तीन प्रकार की होती है आवर्ती गति वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। एक तो अपने को देखना है कंपनी गति, कंपन वाला कंपनी, कंपनी गति या दोलनी गति, दोलन वाला दोलनी, कंपनी गति या इसी को कहा जाता है दोलनी गति। दूसरा हम देखने वाले हैं वृत्तीय गति। अब कई छात्र जो है घूर्णन गति और वृत्तीय गति में कंफ्यूज जाते हैं। घूर्णन गति अलग चीज है, वृत्तीय गति अलग चीज है, अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आपका आवर्ती गति का प्रकार याद रखना है आपको, जो हम पढ़ेंगे वो है प्रक्षेप्य गति, ठीक है। तो आवर्ती गति के तीन प्रकार अपने को पढ़ने हैं, कंपनी गति या दोलनी गति, दूसरा वृत्तीय गति और तीसरा आपका प्रक्षेप्य गति। इंग्लिश में बता दूं इसको, ठीक है। तो मैं थोड़ा अब इस वाले एरिया को थोड़ा सा मैं जूम इन कर ले रहा हूं, जो आपको थोड़ा सा मैं बताने वाला हूं, ठीक दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया। तो जो कंपनी गति है या दोलनी गति है, कंपनी मतलब ये वाइब्रेशन वर्ड से बना है, किस वर्ड से बना है? वाइब्रेशन वर्ड से। तो कंपनी गति को वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे या इसी को दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति के लिए ऑस्किलेटरी, ऑस्किलेटरी मोशन, इधर कट जा रहा है, थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं मैं, ऑस्किलेटरी मोशन, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन, कंपनी गति या दोलनी गति। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, सर्कल में या वृत्त में जो गति करता है उसको कहते हैं वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति कहते हैं बेटा कर्वी लीनियर मोशन, कर्वी लीनियर मोशन, कर्व,
कर्व के रूप में ऐसा गति करता है, उसको कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन या फिर आपका प्रक्षेप्य गति। तो पीरियोडिक मोशन या आपका जो आवर्ती गति है उसके 3 टाइप्स अपने को पढ़ने हैं। कंपनी गति या दोलनी गति, वृत्तीय गति, प्रक्षेप्य गति। कंपनी गति या दोलनी गति को ही कहते हैं वाइब्रेटरी या ऑस्किलेटरी मोशन, वृत्तीय गति को कहते हैं सर्कुलर मोशन और प्रक्षेप्य गति को कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, अब इसके नीचे भी मैंने कॉलम बनाए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इसके अंतर्गत हमको कुछ कुछ सिद्धांत या कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए चलना है। तो कंपनी या दोलनी गति जब भी कोई पिंड आपका करता है तो उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, जो मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगा क्लास के दौरान। इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि साम्यावस्था क्या होता है। साम्यावस्था क्या होता है, ठीक है। आयाम क्या होता है, आवर्त काल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, और हम देखने वाले हैं इसी के अंतर्गत सरल लोलक का सिद्धांत। इन सभी से प्रश्न बनता है, ठीक है। साम्यावस्था, अगर मैं इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करते हुए चलूं, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम, इतना वर्ड याद रख लो। इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम स्टेज मतलब साम्यावस्था, ठीक है। मैं इस किनारे हो जा रहा हूं। आयाम, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। आवर्तकाल, पीरियड। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेटरी या ऑस्किलेटरी मोशन करता है उसमें हम देखने वाले हैं कुछ सिद्धांत। व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेज, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सिंपल पेंडुलम का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। जब भी कोई पिंड वृत्तीय गति करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, जो हमारा आवर्ती गति के अंतर्गत दूसरा प्रकार है, तो उसमें 2 प्रकार के फोर्स कार्य करते हैं, 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक होता है अभिकेंद्रीय बल, एक होता है अभिकेंद्रीय बल, और एक होता है अपकेंद्रीय बल, है ना। बचपन से इसका नाम आप सुनते हुए आ रहे होंगे। अभिकेंद्रीय बल और क्या आपका अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और अपकेंद्रीय बल को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है उस पे 2 प्रकार के फोर्स कार्य करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो उस पे 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। क्या क्या है इसको हम डिटेल में जो है आगे समझेंगे। और अंतिम में मैंने आपको एक प्रकार बताया है आवर्ती गति का, जो कि है प्रक्षेप्य गति, कर्वीलिनियर मोशन। इसके अंतर्गत भी हम 3 कंसेप्ट जो है वो आपका समझने वाले हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं उड्डयन काल के बारे में, ठीक है। उड्डयन काल क्या होता है, उड्डयन काल, राइट। उसके बाद इसके अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं अधिकतम ऊंचाई के बारे में और परास के बारे में। उड्डयन काल, ऊंचाई और परास। अब यहाँ पे जगह नहीं है साइड में, तो मैं छोटा छोटा लिख देता हूं बेटा। देखिए, उड्डयन काल मैं यहाँ पे केवल समझा दे रहा हूँ, बाद में जब टॉपिक को पढ़ाने के दौरान वहां पे दोबारा लिख दूंगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। उड्डयन काल को कहते हैं आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ऊंचाई मतलब हाइट, और परास को कहते हैं रेंज, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल, हाइट, मैक्सिमम हाइट, और परास मतलब होता है रेंज। कैसा रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। मैं समझाऊंगा इसको आगे, ठीक है। तो ये चार्ट आपके सामने बन गया। ये सारी चीजें एक्चुअल में आपको पढ़नी है मोशन के अंतर्गत, इसीलिए मैंने कहा एक क्लास में इसको पूरी तरीके से पढ़ाना संभव नहीं है, ठीक है। क्या मतलब मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूं, समझ में ही नहीं आएगा, तो हम इसको 2 क्लास में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो अभी बाकी को भूल जाओ, जो जो मैंने बाकी चीजें अभी यहाँ पर बताई हैं। अभी अपने को 2 चीजों पे फोकस करना है जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन, स्थानांतरी गति,
और रोटेटरी मोशन या घूर्णन गति। ठीक है, बाकी आवर्ती गति को अगले क्लास में हम एक बार और इस टेबल को देखेंगे और फिर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्थानांतरीय गति क्या होता है, लीनियर मोशन किसको कहा जाता है, लीनियर मोशन या इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ये गति का सबसे सीधा सरल प्रकार है। ठीक है, आमतौर पे इतना सीधा सरल है कि ये एग्जाम में पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो ये गति का ये प्रकार का मतलब क्या होता है, जब भी कोई पिंड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सीधी सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, जब भी कोई पिंड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधी सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति जो है लीनियर मोशन या स्थानांतरीय गति कहलाती है। जैसे एक मान लो कार है, ठीक है, लेफ्ट की ओर सीधा चलता है, राइट की ओर मान लो सीधा चलता है, तो इस प्रकार का जो मोशन होता है ना, उसको स्थानांतरीय गति या लीनियर मोशन कहते हैं। अब स्थानांतरीय गति से तात्पर्य ये नहीं है बेटा कि इसी प्रकार से ही गति करे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही करे, क्षैतिज गति ही करे, ऐसा नहीं है। स्थानांतरीय गति जो है ऐसा भी हो सकता है, 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 किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन ऐसा ऐसा इस प्रकार से नहीं होगा, सीधी सरल रेखा में होगा। वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, मतलब क्षैतिज भी हो सकता है और ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है। ठीक है, तो जो सीधी सरल रेखा में गति होगी उसी को कहा जाता है स्थानांतरीय गति। तो इसमें तो कुछ है नहीं, इसलिए यहां से प्रश्न नहीं बनता है। अब गति के अगले प्रकार की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि है घूर्णन गति। इसी को मेन आपको आज की इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में समझना है। ठीक है, घूर्णन गति को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, पहले परिभाषा में आपको बता दूं, उसके बाद जो है इसको डिटेल में अपन समझेंगे। घूर्णन गति मतलब क्या होता है, कोई भी जो आपका पिंड होता है, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, पिंड जब अक्ष के परितः घूमता है, पिंड जब अक्ष के परितः गति करता है या अक्ष के परितः जब पिंड घूमता है, तब उसकी गति को घूर्णन गति कहा जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल ग्लोब, इसका एग्जाम्पल है पृथ्वी, इसका एग्जाम्पल है लट्टू, इसका एग्जाम्पल है पंखा। ठीक है, घर में जो पंखा चलता है वो अपने एक्सिस, अपने अक्ष के परितः ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, मतलब वो कौन सी गति है, घूर्णन गति। ठीक है, एक पृथ्वी जो होता है वो अपने अक्ष पर घूमता है, कैसी गति है, घूर्णन गति। रोटेट हो रहा है तो रोटेटरी मोशन है, घूम रहा है तो घूर्णन गति है। जैसे मेरे टेबल पर ये एक ग्लोब है, थोड़ा पास आपके लिए चलता हूं मैं, ये देखिए। अब ये ग्लोब अपने अक्ष के परितः जब इस प्रकार से गति कर रहा है तो ये गति क्या कहलाएगी, आपकी घूर्णन गति जो है वो आपका कहलाएगी। तो हमारा पृथ्वी भी कुछ इस तरीके से गति करता है। ठीक है, पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ एक उसका एक्सिस है, अक्ष है, और इसके परितः पृथ्वी इस प्रकार से क्या करता है, आपका घूर्णन गति करता है। बट पृथ्वी के लिए एक चीज याद रखना, जहां पे पृथ्वी की बात आती है ना, तो पृथ्वी दो प्रकार की गति करता है। पृथ्वी घूर्णन गति भी करता है और पृथ्वी वृत्तीय गति भी करता है। ठीक है, मतलब पृथ्वी जो है वो रोटेटरी मोशन भी करता है और सर्कुलर मोशन भी करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर भी सूर्य का चक्कर लगाता है ना, इसीलिए वो दो प्रकार का क्या करता है, गति करता है। अपना वृत्तीय गति भी करता है जब वो सूर्य का चक्कर लगाता है तब, और जब अपने अक्ष पर घूमता है तब वह घूर्णन गति भी करता है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको डिटेल में ये पढ़ाता हूं कि पृथ्वी की घूर्णन गति के चलते दिन रात होते हैं और पृथ्वी की वृत्तीय गति के चलते मौसमों में क्या होता है, आपका परिवर्तन होता है। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई पिंड आपका घूर्णन गति करता है
तो उस पर दो प्रकार के क्या काम करते हैं, उस पर दो प्रकार के मोमेंट काम करते हैं, दो प्रकार के आघूर्ण काम करते हैं। एक का नाम मैंने बताया था आपको बल आघूर्ण, और दूसरे का नाम मैंने आपको बताया था जड़त्व आघूर्ण। बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। क्या क्या नाम है? बल आघूर्ण, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो ये क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी को समझना है आपको, ठीक है। तो पहले हम शुरुआत कर लेते हैं किससे? बल आघूर्ण से, फिर हम देखेंगे जड़त्व आघूर्ण को। तो चलिए बात कर लेते हैं बल आघूर्ण क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, और इससे क्या क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने बताया था कुछ देर पहले कि मोमेंट ऑफ फोर्स को या बल आघूर्ण को साधारण भाषा में, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में टॉर्क भी कहा जाता है, ठीक है। ये वर्ड आपने गाड़ियों वगैरह में यूज करते हुए सुना होगा कि गाड़ी का टॉर्क जो है कितना है, इंजन का टॉर्क कितना है। अब देखिए क्या है बल आघूर्ण की परिभाषा, अगर हम देखें तो ऐसा बल जो किसी पिंड को, ऑब्जेक्ट को, ऐसा बल जो किसी पिंड को अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है। ऐसा बल जो किसी पिंड को, ऑब्जेक्ट को अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है। इसका मतलब क्या है? वो बल जो किसी पिंड को घुमाना चाहता है वही बल आघूर्ण है, ठीक है। परिभाषा नहीं पूछेगा, परिभाषा से कुछ समझ भी नहीं आएगा, सीधा फॉर्मूले पे मैं आपको लेकर के चलता हूं, फिर एग्जाम्पल पे लेकर के चलूंगा। बल आघूर्ण जो होता है ना बेटा, उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ, ये जो साइन होता है ना इस प्रकार का, थोड़ा टी टाइप का, उसको टाउ कहते हैं। तो बल आघूर्ण को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर, आपको याद रखना है, एफ इंटू आर। कई जगह आर की जगह डी भी मिलेगा, मतलब वही है। ये इक्वेशन बस दिमाग में बिठा लो। बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? एफ इंटू आर। जहां पर टाउ का मतलब क्या है? जहां पर टाउ का मतलब है बल आघूर्ण, एफ का मतलब है लगाया जाने वाला बल, आर का मतलब है अक्ष से दूरी। आर का मतलब क्या है? अक्ष से दूरी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है उसको थोड़ा सा आप समझो, ठीक। इसको समझने के लिए आपको अनुपाती और जो आपका व्युत्क्रमानुपाती का सिद्धांत है उसको ध्यान में लाना पड़ेगा। मैंने पिछला जो केमिस्ट्री क्लास हुआ था उसमें अनुपाती और समानुपाती संबंध के बारे में बताया था। एक बार और मैं आपको बता देता हूं, ये जो लिखा हुआ है ए समानुपाती बी, और ये लिखा हुआ है ए व्युत्क्रमानुपाती बी, ठीक है। ए समानुपाती बी का मतलब होता है ए बराबर बी, ए व्युत्क्रमानुपाती बी का मतलब होता है ए बराबर 1/b, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जिनके बीच इस प्रकार से समानुपाती संबंध होता है, वहां पे किसी एक का मान जब आप बढ़ाते हो तो दूसरे का मान भी बढ़ जाता है, या किसी एक का मान जब आप कम करते हो तो दूसरे का मान भी कम होता है। जबकि जिनके बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है वहां पे जस्ट उल्टा होता है, किसी एक पक्ष का मान जब आप बढ़ाते हो दूसरे पक्ष का मान घट जाता है, या किसी एक पक्ष का मान जब घटाते हो तो दूसरे पक्ष का मान बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेन समानुपाती में क्या होगा कि जिस तरफ एक तरफ का मान बढ़ेगा दूसरी तरफ का मान भी बढ़ जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो टाउ बराबर है बेटा एफ इंटू आर, मतलब जो एफ जो बल है और आर जो दूरी है, ये दोनों समानुपाती हैं किसके? टाउ के, अर्थात बल आघूर्ण के। इसको लिख भी दूं क्या थोड़ा हिंदी में? बल आघूर्ण बराबर बल गुणित अक्ष से दूरी, या बल गुणित दूरी।
ऐसा भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर हम जो है आपका बल का मान बढ़ाएंगे तो बल आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा, यदि हम दूरी का मान बढ़ाएंगे बल आघूर्ण बढ़ जाएगा, बल कम करेंगे बल आघूर्ण कम हो जाएगा, दूरी कम करेंगे बल आघूर्ण कम हो जाएगा। ठीक है, यदि बल या दूरी में से किसी एक का मान भी शून्य हो गया तो बल आघूर्ण शून्य हो जाएगा। अरे मान लो बल आघूर्ण टाउ बराबर एफ, दूरी का मान मान लो शून्य कर देते हैं, एफ गुणित शून्य, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा शून्य। यदि मान लो हम बल का मान जीरो कर देते हैं, टाउ बराबर क्या होता है एफ इंटू आर, तो यदि हम बल का मान जीरो कर देते हैं तो जीरो इंटू आर बराबर हो जाएगा जीरो। तो कोई भी एक मान लो शून्य हो जाएगा तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, और बल आघूर्ण शून्य हो जाएगा तो कोई भी पिंड अपने अक्ष पे घूर्णन गति कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बल आघूर्ण ऐसा बल है जो किसी पिंड को अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। यहाँ पे देखो एक दरवाजा मैंने बनाया है, आपकी भाषा में महाराजा गेट, जो कई घरों के सामने लगा रहता है। हो तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि दरवाजे का हत्था कब्जे से दूर लगाया जाता है क्यों। दरवाजे का हत्था कब्जे से दूर लगाया जाता है क्यों, वाई। कब्जा तो आप समझते होगे ना, कब्जा इधर किनारे में रहता है इस प्रकार से जिससे दरवाजा चिपका रहता है, और जो खोलने के लिए हत्था रहता है वो ऐसा बीच में रहता है दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हो गया दरवाजे का हत्था, और इसके दोनों तरफ लगा हुआ है कब्जा, इधर भी लगा हुआ है इधर भी लगा हुआ है। डबल गेट है तो दोनों तरफ कब्जा है, सिंगल गेट रहता तो एक ही तरफ रहता। तो देखो जो दरवाजे का हत्था है वो कब्जे से दूर लगाया जाता है क्यों, इससे दूर क्यों लगाया जाता है भाई। ये हत्था ऐसा बीच में न रख करके हम, मतलब यहाँ पे न रख करके कब्जे के पास क्यों नहीं रखते हैं। इसका रीजन है कि F, मतलब जो बल आघूर्ण होता है F बराबर होता है, सॉरी टाउ बराबर होता है F इंटू आर। आर मतलब अक्ष से दूरी। तो जहां पे कब्जा है ना बेटा, यहाँ पे मान लो कब्जा है, यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे कब्जा है, तो ये अक्ष हो गया। जहां पे कब्जा है वो क्या हो गया अक्ष हो गया। अब यदि हम इस दरवाजे को घुमाना चाहते हैं, घूर्णन गति कराना चाहते हैं, तो अगर हम कब्जा यहाँ पे रखेंगे तो डी का मान कम हो जाएगा। डी का मान कम हो जाएगा मतलब आर का मान, डी बोलो या आर बोलो, अगर हम हत्थे को पास में रखेंगे तो आर का मान, अक्ष से दूरी का मान क्या हो जाएगा कम। ये कम होगा तो बल आघूर्ण कम होगा, दरवाजे को घुमाना कठिन हो जाएगा। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा दूर रखते हैं किसको, हत्थे को। हत्थे को हम यहाँ पे रखते हैं ताकि किसका मान मैक्सिमम हो, आर का मान क्या हो अधिकतम हो, मैक्सिमम हो। तो यदि आर का मान अधिकतम होगा तो बल आघूर्ण भी अधिकतम होगा और उस दरवाजे को घुमाना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। ठीक है, कभी दरवाजे को कब्जे के पास धकेल के खोलने का प्रयास करना, खुलेगा नहीं खुलेगा, खुलेगा लेकिन बहुत ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा फोर्स। क्यों बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आर का मान तो आपने बहुत कम रखा है, अक्ष दूरी आपने बहुत कम रखी है। तो वहां पे अगर आपको घूर्णन गति करवाना है तो यदि आपने आर का मान बहुत ही कम रखा हुआ है इस प्रकार से और आपको घूर्णन गति कराना है तो आपको एफ का मान तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तब तो जाकर घूर्णन गति होगा। और आप अगर ऐसा भी सोचेंगे कि दरवाजे को हत्थे को बहुत दूर रख दिया जाए और एफ का मान 0 कर दिया जाए तब भी जो दरवाजा है वो नहीं घूमेगा, क्योंकि किसी भी एक का मान 0 हुआ तो पूरा बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो शुरुआत में मैंने कहा कि बल आघूर्ण ऐसा आघूर्ण जो किसी पिंड को उसके अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है। बल आघूर्ण दो चीजों पर निर्भर करता है, बल के ऊपर और अक्ष से दूरी के ऊपर। जितना ज्यादा बल लगाओगे उतनी तेजी से घूमेगा, उतनी तेजी से घूर्णन गति करेगा, और जितना ज्यादा अक्ष दूरी रखोगे आप उतनी आसानी से वो घूमेगा। ठीक है, तो बल आघूर्ण बढ़ाने के लिए आर का मान भी अधिक होना चाहिए और एफ का मान भी अधिक होना चाहिए। ठीक, इसीलिए दरवाजे का हत्था जो है वो कब्जे से दूर लगाया जाता है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, किसका मान बढ़ाने के लिए,
बल आघूर्ण का मान बढ़ाने के लिए। क्लियर है? इसी सिद्धांत पे काम करता है आपका आटा चक्की। ये आटा चक्की में अक्ष ये हो गया बेटा, ये है अक्ष, ये है एक्सिस, ठीक है। और ये आटा चक्की का ये हो गया आपका हत्था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें मैक्सिमम दूरी यहीं पर आ सकती है, ठीक है, यही सबसे मैक्सिमम दूरी है ना। तो यहाँ पे अक्ष से हत्थे को मैक्सिमम दूरी, मैक्सिमम आर पे रखा गया है। आर का मान, अक्ष से दूरी का मान अधिकतम रखने का प्रयास किया गया है, क्योंकि टाउ बराबर होता है एफ इंटू आर। आर अधिक रहेगा तो बल आघूर्ण भी अधिक रहेगा, और इस चक्की को चलाना क्या होगा, आसान होगा। यदि मैं ये हत्था यहाँ से उठा करके यहाँ लगा दूं, तब आपको चक्की को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हटा करके यहाँ लाए तो आपने किसका मान कम कर दिया, आर का मान कम कर दिया। आर का मान अर्थात अक्ष से दूरी का मान कम कर दिया, आर का मान कम होगा तो बल आघूर्ण कम हो जाएगा, और बल आघूर्ण कम हो जाएगा तो रोटेटरी मोशन आपका मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और आप सोचोगे खाली मैं हत्थे को दूर से दूर रखूं और अपने आप घूम जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत तो आपको एफ लगाना पड़ेगा ना, बल लगाना पड़ेगा, तभी तो वो घूमेगा। तो आटा चक्की का हत्था जो है वो उसके एक्सिस से, अक्ष से दूर रखा जाता है। क्यों? इसका भी उत्तर है किसका मान बढ़ाने के लिए, बल आघूर्ण का मान बढ़ाने के लिए। एक और एग्जांपल दे देता हूं, जो मोटे आपके बोल्ट कसे हुए होते हैं उनको पाने के माध्यम से निकालते हैं, ठीक है। तो ये पाना अगर छोटा रहा, मान लो इतना ही बड़ा पाना रहा, तो इस बोल्ट को आप खोल पाओगे? अगर पाना यहीं तक रहा तो नहीं खोल पाओगे। पाना देखना कई बार इतना बड़ा रहता है, उसमें और अलग से रॉड लगा करके उसकी लंबाई बढ़ाते हैं मैकेनिक लोग। लंबाई इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि किसका मान बढ़ाया जा सके, आर का मान। तो आर का मान बढ़ेगा तो आपको पता है कि टाउ बराबर एफ इंटू आर। आर बढ़ेगा तो टाउ बढ़ेगा, बल आघूर्ण बढ़ेगा, और इसको घुमाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ गए? एग्जाम्पल समझना जो है वो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो एक बार और आपको बता दूं, बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, ऐसा बल जो किसी पिंड को उसके अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है, उसी को मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क या बल आघूर्ण कहते हैं। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, वेयर एफ मीन्स फोर्स, आर मीन्स क्या, आपका दूरी। किससे दूरी? एक्सिस से दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया कि दरवाजे का हत्था कब्जे से दूर क्यों लगाते हैं, आटा चक्की का हत्था क्यों दूर रखा जाता है, जो आपका बोल्ट खोलने के पाने होते हैं उसको लंबा क्यों बनाया जाता है। सभी में मकसद है टाउ का मान बढ़ाना। क्या बढ़ा के? डिस्टेंस को बढ़ा के, ठीक है। अब इसका अगर मात्रक पूछ दिया कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो बल आघूर्ण का मात्रक होता है, निकाल लो, बल का मात्रक होता है बेटा न्यूटन, और दूरी का मात्रक हो जाता है मीटर। तो बल आघूर्ण का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। न्यूटन इंटू मीटर बोलो या न्यूटन मीटर बोलो, ये उसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है। बल आघूर्ण समझ में आया? आगे बढ़े। मोमेंट ऑफ फोर्स आपने समझ लिया, तो अब हम समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। क्या कहा जाता है इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आजकल यूट्यूब में बड़े बड़े जो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, मतलब फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, और भी बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारे रील वगैरह डालते हैं इसके ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, इसको समझाने का बड़ा प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात करेंगे कि आपके एग्जाम में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके बनते हैं, और एक्चुअल में है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। इसके लिए एक परिभाषा मैं आपके सामने जो है लिख रहा हूं। ये परिभाषा आपको आगे पढ़ना भी है, ठीक है, जब हम न्यूटन की गति का नियम पढ़ेंगे। न्यूटन की गति का 3 नियम है, जिसमें से पहला नियम क्या कहता है कि यदि यदि कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है, यदि कोई पिंड स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है या वह स्थिर ही रहेगा, और यदि कोई पिंड
गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है या गतिशील ही रहेगा, तो वह गतिशील ही रहेगा जब तक क्या, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है। और घूर्णन गति में इसी जड़त्व के नियम को ही जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो ये कहता है कि यदि कोई पिंड स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा, और यदि कोई गतिशील पिंड है तो वह गतिशील ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अभी 3 एग्जाम्पल आपके सामने बगल में मैंने रखे हुए हैं। उससे पहले मैं इसका इक्वेशन समझा देता हूं आपको, जैसे कि मैंने बल आघूर्ण का जो है वो आपका समझाया था। जड़त्व आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आई से। आई इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वेयर, आई इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वेयर, जहां आई मतलब है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक। एम मतलब मास है, मतलब द्रव्यमान, और आर मतलब वही है अक्ष से दूरी। ठीक है, रेडियस, अक्ष से दूरी। तो I इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। यहां पे भी आप देख सकते हो, अगर मैं हिंदी में इसको लिखूं, ठीक है, इसको हिंदी में मैं लिख देता हूं इधर। चलिए हम इसको बना लेते हैं कि I या जड़त्व आघूर्ण बराबर हो जाएगा क्या, द्रव्यमान गुणित अक्ष से दूरी का वर्ग, आर स्क्वायर है ना, अक्ष से दूरी का वर्ग। यहां पे भी समानुपाती हैं तीनों। मतलब अगर हमको जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ाना है तो द्रव्यमान का मान बढ़ाना पड़ेगा या दूरी का मान बढ़ाना पड़ेगा। यदि द्रव्यमान कम होगा या दूरी कम होगी तो जड़त्व आघूर्ण कम हो जाएगा और पिंड सही तरीके से घूर्णन गति नहीं करेगा या करेगा ही नहीं। इसीलिए द्रव्यमान का मान अधिकतम रखना चाहिए और दूरी भी अधिकतम रखना चाहिए। कैसे? साइकिल को देखो, यहां पे हमेशा आप एक चीज गौर करोगे कि जो साइकिल का पहिया होता है, या बोलना चाहिए साइकिल का जो रिम होता है, ये वाला हिस्सा क्या कहते हैं इसको, रिम, रिम, साइकिल का रिम। नॉर्मली आप लोग क्या बोलते हो, रिंग, जो कि गलत है, वो होता है रिम। ठीक है। तो साइकिल का जो रिम होता है वो मोटा बनाया जाता है। क्यों? ये वाला पोर्शन, साइकिल का रिम मोटा बनाते हैं क्यों? इसका रीजन ये है कि मोटा बना करके इसका क्या बढ़ाया जा रहा है, द्रव्यमान बढ़ाया जा रहा है। तो अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो फार्मूला आपको पता है कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा और वह पिंड जो है आपका उसमें अच्छे तरीके से घूर्णन गति होगी। द्रव्यमान बढ़ता है ना बेटा, तो इसमें क्या बढ़ जाता है, जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, यदि कोई पिंड है, यदि कोई पिंड स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहता है, गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहता है। नॉर्मल अगर साइकिल आपके घर में खड़ा हुआ है, मेन स्टैंड पे मान लो खड़ा हुआ है, तो अपने आप घूमेगा क्या? नहीं, वो स्थिरता की जड़त्व पे है। अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा। ठीक है, बिना किसी बाह्य बल के वो नहीं घूम सकता। ठीक, कोई भी पिंड स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो एक साइकिल खड़ा हुआ है, उसका पहिया स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा। अब उस पर हम बाह्य बल लगाते हैं, कैसे बाह्य बल लगाएंगे? पैडल मारते हैं भाई। पैडल मारा मतलब हमने क्या लगाया, बाह्य बल लगाया। जैसे ही हमने पैडल मारा वो स्थिर से गतिशील अवस्था में आ गया, क्या? आपका पहिया। और चूंकि पहिए का द्रव्यमान ज्यादा है
पहिए का द्रव्यमान ज्यादा बनाया गया है, कैसे, रिम को मोटा करके। तो द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व आघूर्ण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। पहले स्थिरता का जड़त्व लग रहा था, अब गतिशीलता का जड़त्व लगेगा। अब ये पहिया गतिशील अवस्था में है तो यह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है। भले आप 2 बार पैडल मारे हो लेकिन वो चलेगा 20 पैडल के बराबर, होता है ऐसा। ठीक है, 1 बार 2 बार पैडल मारते हो तो वो घूमते ही रहता है। तो वो गतिशील अवस्था में आ गया है, एक बार गतिशील होने के बाद वो गतिशील ही रहना चाहता है। फिर आप सोच रहे होगे सर कुछ दूरी के बाद तो वो रुक जाता है, या हवा में ही कुछ देर घूमने के बाद वो आपका रुक जाता है। तो वहां पे फिर से बाह्य बल लगता है ना बेटा उसको रोकने के लिए। वो बाह्य बल कौन सा है बेटा, वो बाह्य बल है घर्षण बल। अगर साइकिल खड़ा हुआ है मेन स्टैंड पे, उसको घुमाए घुमाए तो बढ़िया घूमेगा, लेकिन कुछ देर बाद जो हवा का घर्षण बल है वो उसको रोकेगा, जो पृथ्वी की ग्रेविटी है उसको रोकने का प्रयास करेगी। सेम जब वो सड़क पे चलते रहता है तो सड़क का जो घर्षण बल है और जो पृथ्वी की ग्रेविटी है उसको रोकने का क्या करेगी, आपका प्रयास करेगी। तो बाह्य बल लगा तो गतिशील था, तो बाह्य बल लगा तो उसको रोक दिया घर्षण बल ने। लेकिन इतना समझ में आया ना कि अगर पिंड का जो आपका यहाँ पे द्रव्यमान ज्यादा हम कर दिए हैं तो इससे जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया है। स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहता है और गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहता है। इसीलिए साइकिल के पहिए का रिम मोटा बनाया जाता है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि एक जो आपका रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी मान लो खड़ी है ट्रैक पे, तो कोई उसको धक्का दे करके हिला पाएगा, नहीं हिला पाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें द्रव्यमान है, तो उसमें इतना ज्यादा स्थिरता का जड़त्व है कि वो अपने स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहता है। थोड़े मोड़े बल से वो टस से मस नहीं होगा। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि एक ट्रेन से जो है वो आपका मालगाड़ी का एक डिब्बा आपका अलग हो गया और 5 किलोमीटर तक वो आपका बिना इंजन के दौड़ता रहा। रीजन इतना ज्यादा उसमें द्रव्यमान है कि इतना ज्यादा उसमें गतिशीलता का जड़त्व लगता है। एक बार उसको पुल मिलता है, एक बार जब वो छूटता है तो कम से कम 5-4 किलोमीटर दूर जाने के बाद धीरे धीरे घर्षण बल उसको रोक पाता है। ठीक, तो यहाँ पे द्रव्यमान का मान बढ़ेगा, जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ेगा। और यहाँ पे देखो ये एक्सिस है, इस एक्सिस से इस दूरी का मान भी बढ़ेगा ना, आर का मान, तब भी जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा। और इधर हम जब सिरे को मोटा बनाएंगे तो एम का मान बढ़ाएंगे, तब भी जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा और अच्छे से पहिया क्या करेगा, गति करेगा। ठीक, तो साइकिल का जो रिम है वो मोटा बनाया बनाया जाता है। क्यों, उसका आंसर है किसका मान बढ़ाने के लिए, जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार का एग्जाम्पल कुम्हार का चाक होता है। कुम्हार का चाक भी एक पहिए जैसा होता है। यहाँ पे देखना उसका जो पहिया होता है, चाक होता है, सिरे पर ऐसा मोटा बनाते हैं। फिर से वही किसका मान बढ़ाने के लिए, द्रव्यमान का मान बढ़ाने के लिए, एम का मान बढ़ाने के लिए, ताकि किसका मान बढ़ जाए, जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ जाए। तो नॉर्मल ये पहिया स्थिर रहता है तो वो स्थिर रहना चाहता है, लेकिन उसको कुम्हार एक बार ऐसा घुमाता है ना तो लगभग उसके बर्तन को तैयार होने में उसको 1 या 2 बार ही घुमाना पड़ता है और वो अपने आप घूमते रहता है और उसका बर्तन तैयार हो जाता है। रीजन इसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो एक बार इसको गतिशील अवस्था में लाते हैं ना तो जड़त्व आघूर्ण के नियम के अंतर्गत एक बार ये गतिशील हो गया है तो ये गतिशील ही रहना चाहता है। इसीलिए लंबे समय तक वो घूमता रहता है जब तक वायु का घर्षण बल और ग्रेविटी उसको रोक न दे। ठीक है, इसीलिए उसका जो किनारा है वो क्या बनाया जाता है, मोटा। ठीक, एक ट्रेंडिंग बीच में था, अभी भी बहुत सारे लोगों के पास होगा जो क्लासेस देख रहे होंगे, इसको बोला जाता है फिजेट स्पिनर। फिजेट स्पिनर, लोग अपने मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए इसको चलाते हैं, बीच को पकड़ के ऐसा घुमाते हैं। मेरे पास नहीं है तो घुमा के भी दिखा देता मैं। तो वो बहुत देर तक घूमते रहता है, 1 मिनट 2 मिनट। कुछ कुछ ऐसे फिजेट स्पिनर है जो ये चैलेंज करते हैं कि एक बार घुमाएंगे तो 5 मिनट तक जो है वो आपको घूमते रहता है। रीजन क्या है, यहाँ पे लोहे के मेटल के यहाँ पे ऐसे रिंग लगे हुए रहते हैं। ये पूरा चीज बना हुआ है प्लास्टिक का, और इधर किनारों पे क्या बढ़ा दिया इन्होंने, मेटल लगा करके इसका द्रव्यमान बढ़ा दिया, इसका मास बढ़ा दिया, जिसके चलते इसका जो आपका जड़त्व आघूर्ण है वो बढ़ गया। तो एक बार घुमाने पर ये घूमते ही रहना चाहता है। ठीक है, जब तक इस पर कोई बाह्य बल आरोपित न कर दिया जाए।
तो इस प्रकार से जो पहिए का कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो कुम्हार का पहिया हो, साइकिल का पहिया हो, या किसी भी प्रकार का इस टाइप का स्पिनर वाला चीज हो, उसमें हमेशा प्रयास किया जाता है कि सिरों का द्रव्यमान बढ़ा करके रखा जाए और अक्ष से उसकी दूरी जो है वो बढ़ा करके रखी जाए, ताकि दूरी बढ़ा करके और आपका द्रव्यमान बढ़ा करके जड़त्वाघूर्ण का मान अधिकतम प्राप्त किया जा सके। ठीक है बेटा, चलो अब इसका भी मात्रक निकाल दें। जैसे हमने बल आघूर्ण का मात्रक निकाला था, तो जड़त्वाघूर्ण का मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है, किलोग्राम, कीग्रा लिख दे रहा हूं, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और दूरी का मात्रक क्या हो जाता है आपका मीटर, लेकिन मीटर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो जड़त्वाघूर्ण का मात्रक हो जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्वाघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जबकि बल आघूर्ण का मात्रक मैंने आपको बताया था क्या, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको इस रोटेटरी मोशन के अंतर्गत जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बल आघूर्ण होता है, जड़त्वाघूर्ण होता है, वो आपको अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, मोशन के जो बाकी टाइप्स हैं, ठीक है, दो टाइप्स हमने देखा, लीनियर मोशन देख लिया और आपका रोटेटरी मोशन देख लिया, स्थानांतरी गति, घूर्णन गति। अगले क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, अगले क्लास में हम देखने वाले हैं आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन को। यह इनकी तुलना में बड़ा है, क्योंकि खुद आवर्ती गति के तीन प्रकार हैं, कंपनी या दोलनी गति, वृत्तीय गति, प्रक्षेप्य गति, और इसके भीतर ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो शुरुआत में मैंने आपको बताया, उन सभी को अपने को डिटेल में समझना है। तो मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में। और अंतिम में फिर से आपको बोल दूं कि जो बच्चे अभी तक हमारे इस निःशुल्क ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर अपना नाम और प्रयोगशाला लिख करके हमको व्हाट्सअप कर दें। साथ ही साथ जो छात्र मुझसे जीएस का पार्ट जो है वो पढ़ना चाहते हैं, पूरा का पूरा इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस, उसके लिए प्रयोगशाला का परिचारक का एक कोर्स जो है वो आपका अवेलेबल है। वो चाहें तो आप मेरे से मतलब एकेडमी से जो है आपका ले सकते हैं। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे 7470960094 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहां पे आपको डिटेल जो है आपका भेज दिया जाएगा। इसमें पूरा का पूरा जो जीएस वाला पार्ट है, जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है, सीजी ज्योग्राफी वाला पार्ट है, वो मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया है। ठीक है, इसके अलावा संस्था में बहुत सारे जो है आपका कोर्स संचालित हो रहे हैं, सीजीपीएससी प्री के लिए, व्यापम के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए, एडीओ के लिए, सीजी स्पेशल, इंडियन जीएस स्पेशल, कंप्लीट कोर्स, ऑल इन वन कोर्स, सभी अलग अलग प्रकार कोर्स हैं। इनकी जानकारी भी आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। याद रहे कि जो फ्री बैच में जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सअप ना करें। इस पे केवल जो पेड ऑनलाइन क्लासेस पे जुड़ना चाहते हैं या उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, केवल वही मैसेज करें। और फ्री क्लास के लिए नीचे जो नंबर दिया हुआ है 9691192359, इस पर व्हाट्सअप करें। मिलता हूं मैं आपको फिजिक्स के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।